ममता बनर्जी ने एक निर्णायक फैसला किया और सबको भौंचक कर दिया। शाम 5 बजे से पहले यह फैसला हो गया कि ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय जो उनकी चीफ सेक्रेटरी थे, उनको नियुक्त कर दिया है अपना विशेष सचिव के, विशेष सलाहकार के रूप में। मतलब अब वो सरकारी सेवक आज शाम 5 बजे के बाद से उनका निजी सेवक हो गया है। तो सवाल यह है कि क्या कल तक भी वो निजी सेवक ही थे ममता बनर्जी के? अल्पन बंदोपाध्याय पे क्या कार्रवाई होगी? अल्पन बंदोपाध्याय ने क्या सरकारी रूल का उल्लंघन नहीं किया? उनके जगह पर हरिकृष्ण द्विवेदी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। लेकिन क्या इससे बंदोपाध्याय साहब कार्रवाई से बच जाएंगे? क्या उन्हें निजात मिल जाएगा? क्या होगा आगे? दरअसल मोदी सरकार ने उन्हें नोटिस जारी किया हुआ है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अपमान किया है, उन्होंने प्रोटोकॉल का अपमान किया है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर यह रूल कम लागू होता है, लेकिन सरकार से जुड़े अधिकारी पर यह डायरेक्ट एक्शन होता है। उनके खिलाफ कार्रवाई यही हो सकती है कि उनके रिटायरमेंट के बाद की तमाम सुविधाएं उनसे छीनी जा सकती है, और जो सुविधाएं उन्हें छीनी जाएगी, 5 साल की सरकार उन्हें तमाम वो सुविधाएं देगी। तो सवाल सिर्फ अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई का नहीं है, सवाल यह है कि क्या ये परंपरा भविष्य में बनेगी? यदि अल्पन बंदोपाध्याय पे कार्रवाई हो गई तो क्या कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा होगी? उनके जो रिटायरमेंट का जो भत्ता है वो रोका जा सकता है। केंद्र की सरकार इससे ज्यादा उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकती है? उन्हें नौकरी से टर्मिनेट किया जा सकता था, लेकिन वो 5 बजे शाम तक रिटायर कर गए। सरकार उस समय तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि केंद्र सरकार को पता था कि वो बहुत कुछ नहीं कर सकती। बंगाल के पत्रकार बताते हैं कि अल्पन बंदोपाध्याय एक ईमानदार अधिकारी थे। उनके पूरे करियर में कभी कोई दाग नहीं लगा। वहां के पत्रकार कहते हैं कि उनके सफेद शर्ट पे कभी कोई दाग नहीं लगा, क्योंकि सामान्यतः वो सफेद शर्ट पहनते हैं, इसीलिए उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। सोच तो कभी कभी तिहाड़ी बने चिदम्बरम के लिए भी यही था कि वो सफेद लुंगी पहनते हैं और सफेद शर्ट पहनते हैं, एक सिपाही भी साथ में नहीं रखते, तो सामने से देखने वाला तो उन्हें भी ईमानदारी कहता था। तो भगवान जाने कि बंगाल के जो पत्रकार जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। लेकिन चिदम्बरम के बारे में भी यही लोग कहा करते थे, ऊपर से देखने वाले लोग, कि चिदम्बरम सफेद शर्ट पहनते हैं, सफेद लुंगी नुमा धोती पहनते हैं, जो आमतौर पे दक्षिण भारत के हमारे साथी पहनते हैं, संभ्रांत लोग पहनते हैं। और वो सफेद धोती और सफेद शर्ट पहने चिदम्बरम को कहा जाता था कि बेदाग है। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी उनके बारे में कई सारी कहानियां बताते थे, लेकिन हम लोग जो गृह मंत्रालय कवर करते थे, उनके दिमाग में भी यही था कि चिदम्बरम तो एक सिपाही भी अपने साथ नहीं रखते, वो तो ईमानदार हैं। लेकिन जब चिदम्बरम तिहाड़ी हुए तो बहुत सारी पोल खुला कि कैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं पाप किया, कैसे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल को सहयोग किया। और मेरा तो आज भी मानना है कि 2G केस में जब तक चिदम्बरम से पूछताछ ना हो, तब तक ये केस ब्रह्मा भी साबित नहीं कर सकते। और ये केस जिस, और कमाल की बात देखिए, मेरा सवाल बार बार है कि जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार 2G घोटाले के कारण गिर गई, उस कांग्रेस पार्टी ने कभी 2G को इशू नहीं बनाया। कायदे से जब लोअर कोर्ट ने 2G घोटाले मामले में तमाम अभियुक्तों को बरी कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाती, इस मामले पर एक जन आंदोलन छेड़ देती। इस 2G के कारण सोनिया की मनमोहनी सरकार के खिलाफ मुहिम बना, इस 2G के कारण मनमोहनी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन अदालत में साबित नहीं हो पाया। यदि कांग्रेस पार्टी की नीयत ठीक होती तो निश्चित रूप से 2G को एक मुद्दा बनाया जाना चाहिए था, लेकिन 2G को 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। क्यों नहीं मुद्दा बनाया? यदि क्योंकि उन्हें पता है कि यदि दोबारा से इसकी जांच हो, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी टूट गई। अदालत देखती है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है, वो तारतम्य जब टूट जाता है तो उस मामले में सजा नहीं हो पाती। अदालत ये जानते हुए कि यह अपराधी है सजा नहीं दे सकती, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस की कड़ी दर कड़ी यदि जांच एजेंसी नहीं जोड़ पाई तो आप इसे साबित नहीं कर पाएंगे। और ये केस तो एक ऐसा अनोखा केस है जिसमें जो वकील एक्यूज के साथ होता था वही बाद में कभी सीबीआई के साथ हो गया। तो बहुत सारी कहानियां हैं ऐसे ऐसे मामले की, मगर ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि 2G घोटाला एक ऐसा घोटाला था, जैसे बोफोर्स कांड से राजीव गांधी की सत्ता हिल गई,
वैसे ही 2G तमाम को ऐसे सोनिया की मनमोहनी सरकार ने कई सारे घोटाले किए, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाला ही घोटाला। लेकिन असली घोटाला जो था जिसने मनमोहनी सरकार की नींव हिला दी वो 2G घोटाला था। उस घोटाले में लोअर कोर्ट ने, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे कभी मुद्दा नहीं बनाया। डीएमके ने भी इसे मुद्दा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें पता है कि फंसने वाला कौन है, और यदि वो फंसने वाला फंस गया तो पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मुद्दा नहीं बनाया। तब आपको इस पूरी चीजों में समझ में आएगा कि ईमानदारी की जो एक बनावटी चीजें हैं होती है। मैं ये नहीं कहता कि बंदोपाध्याय साहब की ईमानदारी पे, और मुद्दा बंदोपाध्याय है भी नहीं, वो एक सामान्य अधिकारी हैं जिनका आज 31 मई को रिटायर हो जाना था। उनका 3 महीने का एक्सटेंशन उन्हें दिलवाया था ममता बनर्जी ने। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को सरजी को स्वीकार भी कर लिया था। अब सोचिए, यदि मोदी की ममता से यह टकराहट होती तो अल्पन बंदोपाध्याय के 3 महीने के कार्यकाल को सरकार क्यों बढ़ाती? नहीं बढ़ाती। लेकिन चूंकि ये अंडरस्टैंडिंग केंद्र और राज्य के बीच है, और रूल ये कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच जब अधिकारी को लेकर के ट्रांसफर ये टकराव होगा तो उसमें जो बात मानी जाएगी वो केंद्र की सरकार की मानी जाएगी। ये पूरी तरह से डीओपीटी एक्ट में स्पष्ट इसकी व्याख्या की गई है कि इस तरह के मामले में अंतिम बात जो है वो केंद्र की सरकार की मानी जाएगी। तो फिर ममता बनर्जी को पता था कि इसमें जीत केंद्र की सरकार की हो जाएगी। तो जब वही काम उन्हें इनसे करवाना था तो उन्होंने तय किया कि अपने इस अधिकारी को वो अपना विशेष सहयोगी नियुक्त कर लेंगी, और उनकी सैलरी, उन्हें तमाम सुविधाएं वैसे ही मिलेंगी, उनका प्रभाव वैसे ही कायम रहेगा। लेकिन वो एक फाइट, एक जंग जो नरेंद्र मोदी से जीत करके बड़ा बन रही है, उसके मायने होंगे। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था, बंगाली प्राइम मिनिस्टर। ये ट्रेंड सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, बंगाली प्राइम मिनिस्टर। तो ममता बनर्जी को दरअसल खैरियत खैरातियों ने एक भ्रम डाल दिया है कि आप देश की भावी प्रधानमंत्री हैं। उस भ्रम में एक जद्दोजहद है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इंतजार करते रहिए, देखते जाइए इस मामले में होता क्या है। अभिजीत जैन कह रहे हैं, सर एक राज्य के मुख्य सचिव को केंद्र द्वारा चार्जशीट देने का क्या मतलब है? दरअसल एक राज्य के मुख्य सचिव में चार्जशीट का मतलब विदित जी ये है कि केंद्र की सरकार के अंदर में ये जो आईएएस ऑफिसर जितने हैं ये डीओपीटी के अंदर में आते हैं, कार्मिक विभाग के अंदर में आते हैं। कायदे से एक रूल के मुताबिक तो ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर में आता है, लेकिन इसे कंट्रोल गृह मंत्रालय करता है। तो चूंकि पुलिसिया विभाग पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, ये पूरा रूल रेगुलेशन आपको केंद्र सरकार को फॉलो करना होगा। चार्जशीट इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां गए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, और उसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन करना उस पद के बैठे अधिकारी के लिए जरूरी होता है। यदि ममता बनर्जी पॉलिटिकल रूप से इस चीज को दरकिनार कर सकती हैं, लेकिन वो अधिकारी इसे दरकिनार नहीं कर सकता, इसीलिए उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की जाएगी, उनके ऊपर चार्ज लगाया गया। चार्जशीट चार्ज करना कि आपके ऊपर यह आरोप बनता है, आप इसे अदालत में अपने आप को निर्दोष साबित कर दीजिए। चार्जशीट मतलब एक आरोप पत्र, जैसे चार्जशीट पुलिस के द्वारा एक रिपोर्ट होती है, एक पुलिस कह लीजिए, जांच एजेंसी कह लीजिए, जैसे सीबीआई भी चार्जशीट दाखिल करती है। उस लिहाज से चूंकि ये जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं देश में किसी भी राज्य में काम करने वाला, वो डीओपीटी के अंदर में आते हैं। केंद्र और राज्य को आपस में समन्वय से काम करना पड़ता है, लेकिन हमारा एक संघीय ढांचा है जिसमें केंद्र सरकार का आदेश ही आखिरी माना जाता है। इसलिए ये जो चीफ सेक्रेटरी चाहे किसी भी राज्य के हैं, वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के ऑफिसर होते हैं।